नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। हमारे GIIT के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त देवेंद्र। हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर से जुड़ी अनेक प्रकार की क्लासें जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपको उपलब्ध रहेंगी। जैसे कि आपका पटवारी के अंदर इस बार दे रखा है, ग्राम सेवक की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपको दे रखा है और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल उसके अंदर है, राजस्थान पुलिस है उसके अंदर आपको कंप्यूटर दे रखा है। तो इन सभी के जो देखते हुए जो अपन सिलेबस देखते हैं उसके अंदर आपके किसी में 10 नंबर का है, किसी में 15 नंबर का है, किसी में 5 नंबर का है, किसी में 20 नंबर का है। तो उसके अकॉर्डिंग आज अपन यहाँ पर ये सिलेबस लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन कंप्यूटर के बारे में आज अनेक प्रकार की जो बातें हैं वो सुनते हैं कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आविष्कार है, वो किसी ने किसने किया है, कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि पूर्ण रूप से शुरू के अंदर एक पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ था। आपको पता है दोस्तों, शुरू के अंदर जब 2500 वर्ष पहले कंप्यूटर है, वो एक मशीन के रूप में बनकर तैयार हुआ था। लोगों के सामने एक मशीन के रूप में आया था। आज अपन यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले अपन कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए कंप्यूटर का इतिहास है, आज कंप्यूटर का इतिहास है अपन देखते हैं दोस्तों 2500 वर्ष पहले का है, ना कि एक 2500 वर्ष पहले भी कंप्यूटर पूर्ण रूप से तैयार होकर नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था दोस्तों क्योंकि कंप्यूटर क्या है कि एक मशीन के रूप में आया था। आज अपन देखते हैं जैसे अबेकस नाम सुनते हैं, अपन डिफरेंस इंजन नाम सुनते हैं, इन सब के बारे में अपन सुनते हैं। तो आज अपन उन सब के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि वो क्या चीजें हैं, क्या कैसे बनी थी, कब किसने बनाई थी, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट। अब अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर के लिए। अब देखिए अपन पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अपन पढ़ते हैं। कंप्यूटर के इतिहास के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास। अब कंप्यूटर के इतिहास में दोस्तों अपन पढ़ेंगे आज कौन कौन से कंप्यूटर कब कब आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़ते हैं। कंप्यूटर के इतिहास में देखिए दोस्तों 2500 वर्ष पूर्व जब कंप्यूटर का इतिहास आया था तब क्या आए थे कि एक मशीन का रूप लेके कंप्यूटर सबके सामने आया था। उसको अपन पूर्ण रूप से कंप्यूटर नहीं बोल सकते। सबसे पहले देखो आपका आया था, वो आया था अबेकस। अबेकस जो आप मशीन थी, जो एक मशीन के रूप में लोगों के सामने विकसित होके आई थी। उसके बाद में आपका आया था नेपियर बोन्स आया था। उसके बाद में पास्कल लाइन आई थी। उसके बाद में डिफरेंस इंजन आया था। उसके बाद में एनालिटिकल इंजन आया। उसके बाद में टेबुलेटिंग मशीन या सेंस टेबुलेटर जिसको बोलते हैं वो आई थी। उसके बाद में आपका आया था मार्क फेस्ट। मार्क फेस्ट के बाद में आया था दोस्तों एनिएक आया था, एडसेक आया था और यूनिवेक आया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इनके अंदर क्या हुआ कि इनके नाम कुछ इस अजीब तरीके से हैं। अपन देखते हैं कि नाम इनके याद करना सीक्वेंस से सबसे बड़ी समस्या आती है। तो इनके नाम को अपन याद करने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक छोटी सी अपनाते हैं जिसकी वजह से अपने कुछ तो नाम याद रहेंगे और कुछ को क्या करेंगे अपन वैसे लिख कर याद करते हैं। याद करने का एक आसान तरीका है दोस्तों आपका, वो ये है कि अपन क्या करते हैं कि उनको एक लिख कर याद करते हैं, वो आसानी से अपने को याद होता है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, इनको याद करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपन एक नाम याद रखते हैं। देखो इनका नाम शुरू से अगर अपन सीक्वेंस से देखें, अबेकस, नेपियर बोन्स, पास्कल लाइन, डिफेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, सेंस टेबुलेटर, मार्क फेस्ट, एनिएक, एडसेक और यूनिवेक, ये सब हैं। तो इनका नाम अपन किस प्रकार से ध्यान में रखते हैं वो देखते हैं दोस्तों। देखो अपने को सबसे पहले एक नाम ध्यान में रखना है अनपढ़। अनपढ़, ठीक है दोस्तों। अपन को क्या रखना है, अनपढ़ ध्यान में रखना है। अनपढ़ नाम एक बार दोबारा से देखिए, अनपढ़। अब इस अनपढ़ नाम से अपन कैसे बनाते हैं वो देखिए। इन सब के नाम आपको शुरू में एक ही चीज का ध्यान में रखना है, ओनली फॉर अनपढ़ नाम। अनपढ़ नाम को अपन देखते हैं तो ऐसे क्या बनाएंगे दोस्तों अपन, देखिए सबसे पहले क्या आ गया अपना अबेकस। कौन सा आ गया, अबेकस। अबेकस, आपको एक नाम ध्यान में रखना है केवल अनपढ़, और अनपढ़ से अपन देखना कितने कंप्यूटर हैं, कितनी जो मशीन आई थी शुरू में उनको ध्यान में रखते हैं। उसके बाद में दूसरा आया था नेपियर बोन्स।
तो अपन नह से क्या याद रखेंगे, नेपियर बोन्स। देखिए ध्यान से देखिए, नेपियर बोन्स दूसरे नंबर पर, नेपियर बोन्स आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आया था पास्कल लाइन। इसके बाद में क्या आया था दोस्तों आपका, पास्कल लाइन। के बाद में आपका पास्कल लाइन आया, तो पास्कल लाइन को अपन ध्यान में रखेंगे। आपको इनके सीक्वेंस जो है वो ध्यान में रखने के लिए एक छोटा सा वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में आया था दोस्तों आपका ढह से। ढह से क्या बनेगा, देखिए आगे कौन सा आता है, डिफरेंस इंजन। आगे कौन सा आएगा, डिफरेंस इंजन, डिफेंस इंजन, इंजन। ये देखिए दोस्तों, देखो दोबारा से एक बार मैं आपको बताता हूं इनको याद करने का तरीका। यहां तक अपन क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। चार जो शुरू के थे इनकी सीक्वेंस अपने को याद रखनी है, उसके लिए अपन दोबारा से देखते हैं। देखो सबसे पहले अपने को एक नाम ध्यान में रखना है आपका अनपढ़। ठीक है, अनपढ़ नाम से ऐसे क्या हो गया आपका, अबेकस हो गया। ठीक है, नए से क्या हो गया आपका, नेपियर बोन्स हो गया। पै से क्या हो गया दोस्तों आपका, पास्कल लाइन हो गई। और ढह से क्या हो गया दोस्तों आपका, डिफरेंस इंजन हो गया। इन चार के नाम आपको एक छोटे से वर्ड अनपढ़ से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद में देखिए दोस्तों अगला आता है आपका एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन का ही जो विकसित रूप था वो क्या था दोस्तों, एक एनालिटिकल इंजन था। इसके बाद में छठा आपका आता है, छठवें नंबर पे जो आता है वो आता है टेबुलेटिंग मशीन या सेंस टेबुलेटर भी इसको क्या करते हैं, बोला जाता है। टेबुलेटिंग मशीन बोल सकते हैं या सेंस टेबुलेटर बोला जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों देखिए सातवें नंबर पे आता है मार्क फेस्ट, जिनके इन सब के बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। इसके बाद में आपका आता है एनईए कंप्यूटर आया, उसके बाद में एडसेक आया और उसके बाद में यूनिवेक आया। अब इनके बारे में अपन क्या करते हैं दोस्तों, विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपका है अबेकस। अबेकस के बारे में अपन को जानना है। देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम में, बहुत एग्जामों के अंदर पूछता है कि अबेकस है, सीक्वेंस से इनका नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है अबेकस। अब अबेकस के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। अबेकस के बारे में अपन पढ़ते हैं तो अबेकस के अंदर सबसे पहला ये एक ही टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो अबेकस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, ली काई चेन ने किया था। अबेकस का आविष्कार किसने किया था, ली काई चेन ने किया था। यह एक प्राचीन गणना यंत्र है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको अबेकस के बारे में बताता हूं। आपने देखा होगा कि एक शुरू के अंदर या प्राइमरी स्कूल के अंदर एक ऐसी कुछ मोती पिरोए हुए कोई डिवाइस सी होती है, या उसको एक अपन बोलते हैं कि लकड़ी के जो छड़ होती है उसमें कुछ मोती पिरोए होते हैं ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, उसमें 5 या 5 से अधिक मोती पिरोए होते हैं। इस प्रकार से कुछ अबेकस मशीन आई थी। शुरू के अंदर जो अबेकस आपका आया था वो इस प्रकार से आया था। इसके अंदर क्या था दोस्तों कि जो मोती पिरोए जाते थे इनसे व्यापारी जो थे वो क्या करते थे, गणना करने का काम करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अबेकस आया था। अबेकस इस प्रकार से एक जो अपनी लकड़ी की जो छड़ होती है उसके अंदर आई थी। उसके अंदर आपके जो ये छड़ लगी रहती थी, इनके अंदर मोती पिरोए जाते थे और उनके अंदर क्या करते थे, व्यापारिक जो लोग थे वो इसका क्या यूज करते थे, गणना करने के काम में लेते थे। इसके बाद में यह आगे देखिए, सबसे पहला आपका आता है, इसका आविष्कारक कौन है, ली काई चेन ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है, प्राचीन गणना यंत्र आपसे पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन गणना यंत्र कौन सा है, तो सबसे प्राचीन गणना यंत्र आपका कौन सा है, अबेकस है। ठीक है, सबसे प्राचीन जो गणना यंत्र है वो आपका कौन सा है, अबेकस है। 3000 ईसा पूर्व ये बेबीलोन है, उसके अंदर ये आपसे पूछ सकता है कि अबेकस है वो कहां पर बनाया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन के अंदर आपका अबेकस तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको ये टॉपिक ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपके एग्जाम में काफी बार पूछता है कि अबेकस जो मशीन है उसका जापानी नाम, अबेकस को जापानी कौन कौन से नाम है। अबेकस के 2 जापानी नेम है दोस्तों, वो कौन से, एक तो सायोनारा है और एक सारोबन है। आपका जो अबेकस मशीन है उसका जापानी नाम है सायोनारा या सारोबन। इन 2 नामों से आपको जाना, अबेकस है उसको जाना जाता है जापानी नेम के अंदर सायोनारा और सारोबन। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों आपके
क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उनके बारे में देखिए। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सी गणना यंत्र मशीन आई थी। तो सबसे पहले गणना यंत्र मशीन कौन सी आई थी, आपकी अबेकस आई थी। इसके बाद में दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, ली काई चेन ने किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन गणना यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन गणना यंत्र आपका कौन सा है, अबेकस है। इसके बाद में अबेकस को कहां बनाया गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर आपकी, तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है कि अबेकस को बेबीलोन के अंदर ही बनाया गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार जो एग्जाम्स है उनके अंदर पूछा जाता है दोस्तों, कि अबेकस के दो जापानी नेम कौन से हैं, या अबेकस का इनमें से जापानी नाम कौन सा है। तो अबेकस जो मशीन आई थी उसके दो जापानी नाम है, पहला तो है सायोनारा और दूसरा है सोरोबन। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर ये नाम आपसे पूछता है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपको मैंने बताया था वो कौन सा है, आपका नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, अब नेपियर बोन्स के बारे में अपन देखिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं इसके अंदर नेपियर बोन्स के बारे में। नेपियर बोन्स है वो 1617 ईस्वी के अंदर आया था। अब नेपियर बोन्स में क्या हुआ कि नेपियर बोन्स जब आया था तो इसकी खासियत क्या थी कि यह अबेकस से तेज गणना करता था। अबेकस से क्या करता था, तेज गणना करता था। अब नेपियर बोन्स है वो आया तो इसका सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो इसके नाम पे ही, मतलब वैज्ञानिक जो आविष्कारक थे नेपियर बोन्स थे, उन्होंने अपने नाम पे ही क्या कर दिया, इसका आविष्कार कर दिया। क्योंकि कोई अगर अब मशीन निकालता है तो वो अपने नाम पे उसका आविष्कार रख देता है ताकि उसको याद रखा जाए। तो उसी प्रकार से क्या किया गया, नेपियर बोन्स को जब 1617 ईस्वी के अंदर सामने लाया गया, बनाया गया, तैयार किया गया, तो इसके जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने नाम पे ही इसका नामकरण कर दिया और नेपियर बोन्स इसका नाम रख दिया गया। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, यह अबेकस से तेज गणना करता था। इसकी यही विशेषता है दोस्तों कि यह क्या करता था, अबेकस जो मशीन थी उसकी गणना करने की जो क्षमता थी वो बहुत स्लो थी, बहुत कम थी। तो उसका विकसित रूप, मतलब उससे कुछ हटकर अगर आया तो वो आया कौन सा, आपका नेपियर बोन्स आया दोस्तों। इसके बाद में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि नेपियर बोन्स 1617 ईस्वी के अंदर आया। ठीक है, आविष्कारक कौन थे इसके, नेपियर बोन्स थे। यह अबेकस से तेज गणना करने वाला यंत्र था। अब अगला आता है दोस्तों पास्कल लाइन। अब पास्कल लाइन के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा आपका आता है पास्कल लाइन। अब मैंने देखो आपको याद करने की जो ट्रिक थी वो एक बार फिर से बताऊंगा आगे। एक बार इसको पास्कल लाइन को अपन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पास्कल लाइन आई 1642 ईस्वी के अंदर आई। ठीक है, पास्कल लाइन के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि यह जो आपका नेपियर बोन्स जो आया था, नेपियर बोन्स जैसे अबेकस आ गया, अबेकस के बाद में आपका नेपियर बोन्स, पास्कल आया। अब पास्कल में क्या हुआ दोस्तों कि पास्कल लाइन थी वो कुछ इनसे हटके थी, मतलब इसकी जो गणना करने का जो कार्य था वो कुछ हटके था। इसके बाद में इसमें कुछ ऐसी जो चीजें वो है ऐड की गई, कुछ इसमें कमियां रही, उनको सुधार किया गया। तो उन सब के बारे में अपन देखते हैं। देखो पास्कल लाइन 1642 ईस्वी के अंदर आया। ठीक है, अब पास्कल लाइन के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि इसका आविष्कार किसने किया। सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान में रखना है आपको, इनके आविष्कारक हैं, इनके बारे में बहुत एग्जाम्स उनके अंदर पूछा जाता है। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। इसने भी क्या किया दोस्तों, नेपियर बोन्स की तरह ही अपने ही नामकरण पर क्या किया, इसका नाम रख दिया। जैसे पास्कल लाइन इसका नाम रखा तो उन जो वैज्ञानिक थे, जो आविष्कारक थे पास्कल लाइन के, उन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पर क्या कर दिया, ब्लेज पास्कल के नाम पे ही इसको पास्कल लाइन नाम दे दिया गया। ठीक है, और इसको अपने नाम पे कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, पास्कल लाइन जब आपका आया तब क्या हुआ दोस्तों कि इसके अंदर क्या किया गया, जोड़ का काम किया गया। इसके अंदर क्या किया गया, जोड़ का काम किया गया। और जोड़ का काम करने के बाद में इसके अंदर ऐड किया गया क्या, घटाने के कार्य को भी क्या किया गया, पास्कल लाइन के अंदर ही ऐड किया गया। अब देखिए ब्लेज पास्कल ने क्या किया, पहले केवल इसके अंदर क्या किया, जोड़ करने का काम ही, मतलब पास्कल लाइन के अंदर जब इसका आविष्कार किया गया था तो पास्कल लाइन के अंदर क्या हुआ दोस्तों, जोड़ का ही काम होता था। ठीक है, अब पास्कल लाइन में
जोड़ का काम हुआ, उसके बाद में इसमें क्या किया गया, थोड़ा संशोधन किया गया, और संशोधन करके क्या किया गया, इसके अंदर घटाने का काम, मतलब कि जोड़ तो होता था पास्कल लाइन में, लेकिन उसको जोड़ को घटाने का काम भी किसमें ऐड किया गया, पास्कल लाइन के अंदर ऐड किया गया। जिससे क्या हुआ दोस्तों कि इसको क्या किया गया, जोड़ और घटाव की मशीन नाम दे दिया गया। मतलब कि इसके अंदर शुरू के अंदर पास्कल लाइन के अंदर क्या हुआ, केवल और केवल एक ही काम होता था, वो होता था जोड़ने का काम। ठीक है, वो क्या होता था, जोड़ने का काम होता था आपका। अब जोड़ने के बाद में इसके अंदर क्या किया गया, घटाव को ऐड किया गया। ठीक है, घटाव को जैसे ऐड किया तो इसको क्या दे दिया गया, आपकी केवल जोड़ और घटाव की मशीन, यानी कि जोड़ने और घटाने की मशीन क्या कर दिया, इसका नाम है जोड़ दिया गया। यह क्या होता है दोस्तों, अगला पॉइंट आपका था, यह घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। यह घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करने का मतलब था दोस्तों कि जिस प्रकार घड़ी की सुइयां होती हैं, उसी प्रकार इसके अंदर पास्कल लाइन के अंदर था, वो जोड़ने और घटाने का काम होता था। जिसके आधार पर इसको दिया गया कि यह घड़ी के सिद्धांत पर, घड़ी के सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करती थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट आता है, ये सबसे अहम पॉइंट होता है इसके अंदर। सबसे पहला आपका आता है पास्कल, जो ब्लेज पास्कल इन्होंने बनाया था, इसको ये ध्यान में रखना है। आपकी बहुत एग्जाम्स है, उसके अंदर ये पूछता है कि पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन है। ठीक है, तो आपको इस लाइन को अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पास्कल लाइन, यानी कि पास्कल लाइन क्या है, आपका पहला यांत्रिक गणना यंत्र है दोस्तों। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखिए दोबारा से एक बार इसको रिपीट करते हैं अपन। आविष्कारक कौन है, ब्लेज पास्कल है। ठीक है, ब्लेज पास्कल आपको ध्यान में रखना है। आविष्कारक कौन है, ब्लेज पास्कल है। इसमें क्या काम होता था, जोड़ने और घटाने का काम होता था। पहले जोड़ने का होता था, उसके बाद में इसके अंदर घटाने का काम होता था। यह किसके सिद्धांत पर काम करता है, यह घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है। और दूसरा आपका जो तीसरा पॉइंट आता है, वो ये आता है, मुख्य पॉइंट ये आता है कि पहला यांत्रिक जो गणना यंत्र है, वो कौन सा आपका पास्कल लाइन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। आगे आपका आता है डिफरेंस इंजन। यहां से देखिए दोस्तों, यहां से लोगों के सामने आया कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके बारे में अपन विस्तार से देखते हैं। देखिए दोस्तों, डिफरेंस इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन है, वो पूर्ण रूप से यहां पर अपन 1812 भी इसको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, आप अगर डिफरेंस इंजन को अगर गूगल पे या विकिपीडिया पे अगर आप सर्च करके देखते हो, तो आपको अलग अलग बहुत सी सन्स मिलती है गूगल पे भी। क्योंकि पूर्ण रूप से क्या हुआ था, डिफरेंस इंजन है वो तैयार नहीं हुआ था। 1800 जो ईस्वी में क्या हुआ कि आपके जो चार्ल्स बेवेज हैं, चार्ल्स बेवेज ने क्या किया, 1800 के अंदर क्या किया गया कि इन्होंने ये बोला कि मैं एक कंप्यूटर बना सकता हूं। ठीक है, तो इन्होंने 1800 के अंदर बोला, तो 1823 के अंदर जाते हुए 1823 के अंदर क्या किया गया दोस्तों कि फ्रांस जो कंपनी थी, जो फ्रांस थे, जो सरकार थी, उसने क्या किया कि इनके इस प्रोजेक्ट पर काम करने का सोचा, यानी कि सोच विचार किया। अब इन्होंने क्या किया, जो आविष्कारक है चार्ल्स बेवेज, उन्होंने 1823 से 1827 तक, ठीक है, 1827 तक अपन देख सकते हैं। 1827 उन्होंने इस पर काम किया और यहीं पर इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। पूर्ण रूप से यहां पर क्या नहीं किया गया दोस्तों, इसको सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। अब 1830 के अंदर, ठीक है, 1830 के अंदर क्या किया गया, डिफरेंस इंजन को बनाकर तैयार किया गया। पूर्ण रूप से कब आया था, वैसे 1830 में हुआ था, लेकिन 1812 के अंदर क्या कर दिया गया था, इसको पास्कल ने शुरू के अंदर काम इसका चालू कर दिया था। क्योंकि 1800 ईस्वी के अंदर क्या किया गया, पास्कल जो आपके चार्ल्स बेवेज थे, इन्होंने क्या किया, 1800 के अंदर ही ये लोग बता दिया था कि मैं एक कंप्यूटर बना सकता हूं। तो इनकी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। 1812 में इन्होंने क्या कर दिया था, इस पर काम चालू कर दिया था, और 1823 के समथिंग जाते हुए सरकार ने इनके प्रोजेक्ट पर काम करने के, और उसके बाद इन्होंने 1827 तक इसको लेके चले, और उसके बाद में इन्होंने रोक दिया। 1830 में पूर्ण रूप से इन्होंने ये विकसित कर लिया, तैयार कर लिया कि मैं एक डिफरेंस इंजन बना सकता हूं। चार्ल्स बेवेज को जनक क्यों कहा जाता है, यहाँ पर आज अपन देखते हैं कि कंप्यूटर के जनक कौन है, किसको बोला जाता है, तो कंप्यूटर का जनक होता है दोस्तों, वो होता है चार्ल्स बेवेज। किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेवेज को बोला जाता है। चार्ल्स बेवेज को कैसे बोला जाता है दोस्तों,
दोस्तों। चार्ल्स बेबेज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ये परिभाषा या एक नाम लेके आए थे कि मैं पूर्ण रूप से कंप्यूटर तैयार कर सकता हूं। तो इसलिए क्या है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो 1830 तक इन्होंने क्या किया कि डिफरेंस इंजन का एक रूप तैयार किया, जिसे अपन एनालिटिकल इंजन के रूप में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिफरेंस इंजन के बारे में जानते हैं एक बार। सबसे पहले डिफरेंस इंजन, चौथे नंबर पे आपका आता है डिफरेंस इंजन आता है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। अब इसमें क्या होता था, ये भाप से चलता था दोस्तों। किससे चलता था, भाप से चलता था। इसके अंदर गीजर तथा सॉफ्ट लगाए जाते थे, गीजर तथा सॉफ्ट इसके अंदर लगाए जाते थे, जिससे यह क्या होता था, इसके अंदर कार्य जो होता था वो गीजर और सॉफ्ट के द्वारा होता था। अब सन 1830 में डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप तैयार किया गया। देखो कौन सी सन आ गई, 1830, जो मैंने अभी आपको बताई थी। 1830 में क्या किया दोस्तों कि एक डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप तैयार किया गया, जिसे क्या कहा गया, एनालिटिकल इंजन कहा गया। इस बात को आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। डिफरेंस इंजन के अंदर आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि डिफरेंस इंजन का काम था वो 1812 के अंदर चालू कर दिया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, और इसके आविष्कारक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, और 1830 में डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप आया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। यहां से क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर एक जो है मशीन है वो कंप्यूटर के अंदर ही बदलती है। मतलब कि लोगों को पता चलता है कि कंप्यूटर क्या चीज होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, आप चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले जो आपके अबेकस, नेपियर, बोन्स वो सब आए थे, वो एक मशीन आई थी विकसित रूप से, वो आपके सामने तैयार होकर कंप्यूटर नहीं आया था। लेकिन जब चार्ल्स बेबेज ने 1830 के अंदर आपका डिफरेंस इंजन का एनालिटिकल जो वर्जन था वो तैयार किया, तब लोगों को पता चला कि कंप्यूटर है वो तैयार हो सकता है। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। यहां तक ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंस इंजन है उसके आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। गीजर तथा सॉफ्ट इसमें लगाए जाते हैं। 1830 में डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप तैयार किया गया, जिसे एनालिटिकल कहा जाता है। अपन आगे चलते हैं दोस्तों। डिफरेंस इंजन के बाद में आपका आता है एनालिटिकल इंजन। क्योंकि एनालिटिकल इंजन है, मैंने वो आपको अभी अभी बताया है कि एनालिटिकल क्या है, आपका डिफरेंस इंजन का ही क्या है, विकसित रूप है। तो अपन यहां पर एनालिटिकल इंजन के बारे में देखते हैं। देखो 1830, ठीक है, 1830 और 31 के अंदर, तो यहां से आप 1830 या 31 इसको बोल सकते हो। अब देखिए एनालिटिकल इंजन के बारे में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, जिसने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है कि डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप क्या था, एनालिटिकल इंजन था। तो अपन यहां पर क्या देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन के अंदर आपका क्या आएगा। सबसे पहले ये आपको बात ध्यान में रखना है कि एनालिटिकल के जो आविष्कारक है वो कौन है, वो है चार्ल्स बेबेज है। अब आपको आगे के जो मुख्य पॉइंट है इनके अंदर वो कौन से हैं, वो ध्यान में रखने योग्य ये है कि आपको पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो एनालिटिकल कम इंजन था। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है कि पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सा था। एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछता है कि पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सा था, आपका एनालिटिकल इंजन था। इसमें क्या है दोस्तों कि इसके अंदर क्या हुआ कि प्रोग्रामिंग के आधार पर काम किया जाने लगा था। ठीक है, एनालिटिकल जो इंजन आया था इसमें क्या हुआ कि प्रोग्रामिंग के आधार पर काम किया जाने लगा, और जब से इसको क्या बोला जाने लगा कि एनालिटिकल क्या हो गया, आपका कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के रूप में आया। इसके बाद में यह जो इसका कार्य था वो किस प्रकार से था एनालिटिकल इंजन का, वो देखते हैं। इसमें देखते हैं कि 1 मिनट में 50 जोड़ करने की क्षमता रखता था। ठीक है, 1 मिनट में क्या करता था, ये 50 जोड़ करने की क्षमता रखता था। क्योंकि उस टाइम में जोड़ करने की, आज तो अपन देखते हैं कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से काम करता है, लेकिन जब 1830 के अंदर आया था तो एनालिटिकल इंजन एक प्रोग्रामिंग सिद्धांत पर काम करता था, और यह 1 मिनट में क्या करता था, 50 जोड़ करने की क्षमता रखता था।
यह यूजर तथा ऑपरेटर के द्वारा निर्देशों को स्वीकार करता था। अब ये लाइन देखिए आप दोस्तों, यूजर तथा ऑपरेटर, यूजर तथा ऑपरेटर, यूजर तथा ऑपरेटर। यूजर कौन होता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में यूजर कौन होता है? यूजर हम होते हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, जो कंप्यूटर पर बैठता है, मतलब जो कंप्यूटर पर काम करता है, वो क्या होता है दोस्तों? यूजर होता है। और ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है। कोई भी मशीन है उसको चलाने का काम है, ठीक है। जैसे अपन कोई भी मशीन, मान लो आज अपन जैसे भी मशीन या एलएनटी जो मशीन बोलते हैं, उसका भी एक ऑपरेटर होता है जो इसको चलाता है। उसी प्रकार से क्या हुआ कि यूजर तथा ऑपरेटर के द्वारा निर्देशों को स्वीकार करता था, मतलब इसको चलाने के लिए एक यूजर या ऑपरेटर की आवश्यकता होती थी। अब उसमें भी अलग लोग हैं जो शुरू के अंदर अपन ने जो पढ़े डिफरेंस इंजन है उनको भी चलाते थे, लेकिन ऑपरेटर और यूजर के सिद्धांत पर वो काम नहीं करते थे। लेकिन एनालिटिकल इंजन क्या था? यूजर तथा ऑपरेटर के निर्देशों को स्वीकार करता था, मतलब स्वीकार कर उन पे काम करता था। उसको भी ऑपरेट इंसान ही करते थे, ऑपरेटर ही करते थे, यूजर ही करते थे, लेकिन यह प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करता था और यूजर और ऑपरेटर के द्वारा जो इसको निर्देश दिए जाते थे उनके आधार पर ये काम करता था। अब इसमें याद रखने वाले मुख्य पॉइंट कौन कौन से, वो देखो एक बार दोबारा से। एनालिटिकल इंजन है, उसके आविष्कारक कौन है आपके? चार्ल्स बेबेज। बहुत बार आपको एक चीज और मिलती है, चार्ल्स बेबेज लिखा हुआ मिलता है, बहुत जगह आप देखोगे बेबेज भी मिलता है, ठीक है। बेबेज भी आपको लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, तो आपको बेबेज ना ध्यान में रखकर आपको ध्यान में रखना है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। आप अगर देखते हो इसको तो आपके एग्जाम्स में बहुत बार लिखा होता है, एक दूसरे ऑप्शन के अंदर, एक में तो आता है आपका चार्ल्स बेबेज और दूसरे में आता है चार्ल्स बेबेज, ठीक है, लेकिन इनका सही नाम है चार्ल्स बेबेज। अब दूसरा आपका टॉपिक है, वो इसमें पॉइंट है वो याद रखने वाला है कि पहला प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन था, वो 1 मिनट में कितने जोड़ करता था? वो 1 मिनट में 50 जोड़ करने की क्षमता रखता था, ठीक है। और ऐसा कौन सा जो कंप्यूटर या जिसको अपन बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर आया जो पहले यूजर तथा ऑपरेटर के द्वारा निर्देशों को स्वीकार करता था? तो कौन सा आया? आपका एनालिटिकल इंजन आया। इन सबको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे अपन एनालिटिकल के बारे में चलते हैं, तो आपकी आती है टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, टेबुलेटिंग आपकी जो मशीन आती है उसी को क्या बोला जाता है? सेंस टेबुलेटर बोला जाता है। टेबुलेटिंग जो मशीन आई थी उसको क्या बोला जाएगा? आपका सेंस टेबुलेट। एक मिनट, अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, टेबुलेटिंग मशीन को क्या बोला जाएगा? आपका सेंस टेबुलेटर बोला जाता है, ठीक है। ये कब आया? 1890 के अंदर विकसित होकर सामने आया। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, टेबुलेटिंग मशीन या सेंस टेबुलेटर का आविष्कार किसने किया? हरमन होलीरथ ने इसका आविष्कार किया था। अब इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ कि पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया गया, मतलब कि पंच कार्ड का प्रयोग कौन से कंप्यूटर में किया गया? बहुत बार पूछता है। तो पंच कार्ड का प्रयोग किसमें किया जाता था? टेबुलेटिंग मशीन या सेंस टेबुलेटर के अंदर किया जाता था। पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था, ठीक है। विद्युत के द्वारा इसमें पंच कार्ड लगाए जाते थे। उन पंच कार्ड को किसके द्वारा चलाया जाता था? विद्युत के द्वारा चलाया जाता था। यह मशीन गणना से संबंधित कार्य करती थी, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यह मशीन क्या करती थी? गणना से संबंधित कार्य करती थी, ठीक है। अब अगला आता है टीएमसी टेबुलेटिंग पंच कार्ड बनाने की कंपनी। ये क्या पॉइंट है, इसको देखते हैं दोस्तों। अब क्या किया? हरमन होलीरथ ने जब टेबुलेटिंग मशीन सेंस टेबुलेटर जब तैयार किया तो इन्होंने क्या किया सॉरी पंच कार्ड। अब पंच कार्ड का आविष्कार किया, तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया दोस्तों? टीएमसी कंपनी ने किया था, ठीक है। टेबुलेटिंग पंच कार्ड बनाने की कंपनी कौन सी थी? सबसे पहले टेबुलेटिंग आपकी जो पंच कार्ड है वो बनाने की कंपनी कौन सी थी? टीएमसी कंपनी थी। इस बात को ध्यान में रखना। अब टीएमसी कंपनी किसने बनाई थी? हरमन होलीरथ ने ही बनाई थी। किसने बनाई थी? हरमन होलीरथ ने बनाई थी। टीएमसी कंपनी के जो आविष्कारक है वो कौन थे? हरमन होलीरथ थे। टीएमसी कंपनी का आगे चलकर दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया, तो नाम चेंज किया गया, वो कौन सा किया गया? आपका आईबीएम किया गया। नाम क्या किया गया इसका? आईबीएम। जो टीएमसी कंपनी थी उसका ही विकसित रूप कौन सा आया? आपका आईबीएम।
IBM। अब IBM जो कंपनी थी वो TMC का ही विकसित रूप था। अब IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? IBM की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखिए दोस्तों। अब जो टीएमसी कंपनी थी, देखिए दोबारा से एक बार, जो टीएमसी कंपनी थी, टीएमसी कंपनी को होलीरथ ने क्या किया, आगे चलकर चेंज किया होलीरथ ने। तो किस नाम से किया? टीएमसी कंपनी को आईबीएम कंपनी के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, आईबीएम कंपनी। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से कन्वर्ट किया। लेकिन अब इसको क्या किया कि एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रथम पंच कार्ड बनाने का काम किसने किया? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हरमन होलीरथ ने प्रथम पंच कार्ड बनाने का काम किया था। और प्रथम पंच कार्ड बनाने की कंपनी कौन सी थी? तो पहले तो आएगी आपकी टीएमसी, और टीएमसी का नाम जो चेंज किया गया फिर आगे चलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से इसको चेंज कर दिया गया। इन सब चीजों को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए इनको। अब इसके बाद में आगे आता है दोस्तों आपका मार्क फेस्ट। आगे कौन सा आता है आपका? मार्क फेस्ट। अब मार्क फेस्ट के बारे में अपन जानते हैं। मार्क फेस्ट के बारे में, मार्क फेस्ट कब आया था? मार्क फेस्ट 1944 के अंदर आया था। ठीक है, अब मार्क फेस्ट है उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए आपने एक नाम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में आपको दिख रहा है आईबीएम। आईबीएम क्या? आईबीएम कंपनी के द्वारा ही आविष्कार किया गया था। इंटरनेशनल बिजनेस जो मशीन थी उसके द्वारा ही किसका आविष्कार किया गया था? मार्क फेस्ट को लाया गया था, आविष्कार किया गया था। अब इसके आविष्कारक कौन है? लेकिन मार्क फेस्ट का आविष्कार आईबीएम कंपनी तो हरमन होलीरथ ने बनाई थी, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? उस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए आईबीएम जो कंपनी थी उसने मार्क फेस्ट को बनाया। ठीक है, आविष्कार किसने किया? एकियन द्वारा किया गया, 1937 के अंदर किया गया सबसे पहले। लेकिन यह पूर्ण रूप से विकसित होकर कब आया आपका? 1944 के अंदर विकसित होकर पूर्ण रूप से आया। अब आविष्कारक का नाम आपको ध्यान में रखना है कि एकियन द्वारा 1937 के अंदर तैयार किया जाने लगा, और 1937 के बाद में 1944 के अंदर क्या हुआ कि पूर्ण रूप से तैयार होकर ये सामने आ गया। इसके बाद में अगला देखिए टॉपिक आप, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित यांत्रिक मशीन थी। प्रथम पूर्ण स्वचालित यांत्रिक मशीन कौन सी थी? तो इसमें आपका आएगा मार्क फेस्ट। ये टॉपिक बहुत बार आपके एग्जाम्स के अंदर है, ये पॉइंट पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन कौन सी थी? वो कौन सी थी? आपकी मार्क फेस्ट थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आप आई थी आपकी कि मार्क फेस्ट 5 सेकंड में एक गुणा, 5 सेकंड में कितना? एक गुणा, और 12 सेकंड के अंदर एक भाग करने का कार्य करता था। ये इसकी विशेषता थी दोस्तों मार्क फेस्ट की कि ये 5 सेकंड के अंदर एक गुणा करता था और 12 सेकंड के अंदर क्या करता था? एक भाग करता था। ठीक है, इन सब चीजों को आप एक बार दोबारा से देख लीजिए कि मार्क फेस्ट था वो पूर्ण रूप से 1944 के अंदर आया था दोस्तों। ठीक है, आईबीएम कंपनी के द्वारा ही मार्क फेस्ट का आविष्कार किया था, बनाया गया था। लेकिन इसके आविष्कारक का क्या नाम था? जो एकिन द्वारा, यानी कि इनके आविष्कारक का नाम था एकिन के द्वारा 1937 के अंदर मार्क फेस्ट का काम चालू कर दिया गया, और 1944 के अंदर मार्क फेस्ट को पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर लिया गया। विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन कौन सी थी? अब देखिए डिफरेंस इंजन के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, वो किससे चलता था? वो भाप से चलता था। वो किससे चलता था? भाप से चलता था। लेकिन विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक,
ठीक है, ये नाम देखिए आप, विद्युत यांत्रिक मशीन कौन सी थी, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन कौन सी थी आपकी, मार्क फेस्ट थी। एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा आपका पॉइंट याद रखने वाला है कि यह मार्क फेस्ट 5 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में क्या करता था, 1 भाग करता था। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन चलते हैं दोस्तों, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, यह स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे आपका आता है एनईए, ठीक है। 8वें नंबर पर आपका कौन सा आता है दोस्तों, एनईए का आता है। अब एनईए के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एनईए जो कंप्यूटर आया था मार्क फेस्ट के बाद में, एनईए कंप्यूटर है, उसकी फुल फॉर्म आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो 1943 से 1946 के मध्य आई थी। 1943 के 1946 के मध्य इसका विकसित रूप आया था। अब इसके आविष्कारक कौन थे, इनके आविष्कारक के बारे में अपन पढ़ते हैं। इनके आविष्कारक देखिए, जेपी एकट और जॉन मुजली, इनके नाम पूछता है काफी बार आपको कि एनीएक जो कंप्यूटर था उसके आविष्कारक कौन थे। एनीएक के आविष्कारक कौन थे दोस्तों, जेपी एकट और जॉन मुजली थे। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो प्रथम जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर तैयार किया गया था वो कब किया गया था, तो वो 1943 से 46 के मध्य एनईए को तैयार किया गया था दोस्तों। अब एनईए क्या हुआ दोस्तों कि यह विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया विद्युतीय कंप्यूटर था। ठीक है, यह क्या था आपका, जो यह विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया विद्युतीय कंप्यूटर था। ठीक है, इसलिए इसको एक तो दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कब आया और कौन सा आया, तो ये पॉइंट आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि प्रथम पूर्ण जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया था वो कौन सा था दोस्तों, आपका एनईए कंप्यूटर था। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इन सब के बारे में। तो इसमें मुख्य जो पॉइंट है वो मैंने आपको दिखाए हैं, वो आप देखिए। इसके अंदर आपको कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी, आविष्कारक कौन है, तो जेपी एकट और जॉन मुजली इसके आविष्कारक है। यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह क्या था, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दूसरा है दोस्तों, यह जो लंबा था वो 100 फीट लंबा और 10 फीट ऊंचा था। 100 फीट लंबा था एनईए कंप्यूटर और 10 फीट ऊंचा था। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, 1800 वैक्यूम ट्यूब्स को एक साथ लगाया गया, जिससे ये काम कर रहा था। 1800 वैक्यूम ट्यूब को क्या किया, इसके अंदर लगाया गया और उनके आधार पर ये वैक्यूम ट्यूब से काम करने लगा। आजकल तो आपको अभी जो कंप्यूटर की जनरेशन उनके अंदर बताएंगे, जो प्रथम जो कंप्यूटर आए थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि 1800 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अब ये कितनी बिजली यानी कि कितनी विद्युत जो ऊर्जा थी जो उससे कितने से चलता था, तो 140 किलोवाट विद्युत से ये क्या होता था, चलता था दोस्तों। इसका वजन कितना था, इसका वजन था आपका 30 टन। इसका वजन कितना था, 30 टन। तो आपको याद रखने वाले मुख्य पॉइंट कौन से हैं, एनईए की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ये कब आया, 1943 से 1946 के मध्य ये आया था। ठीक है, यानी कि 1943 से 46 तक इसको क्या कर दिया गया, विकसित रूप दे दिया गया, पूर्ण रूप से इसको तैयार कर दिया गया। अब इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एनईए की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा टॉपिक आपको कौन सा रखना है, आविष्कारक कौन है, इसके दो आविष्कारक थे, जेपी एकट और जॉन मुजली। जेपी एकट और जॉन मुजली इसके आविष्कारक थे। अब दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि पूर्ण रूप से प्रथम, इस बात को आप ध्यान में रखना कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो कौन सा था, आपका एनईए था। ठीक है, ये आपको यहां ध्यान में रखना। एक आपसे पूछ सकता है कि एनईए के अंदर कितनी वैक्यूम ट्यूब्स को उपयोग में लिया गया या कितनी वैक्यूम ट्यूब को आपको काम में लिया गया, तो एनईए के अंदर 1800 वैक्यूम ट्यूब को काम में लिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 9वें नंबर पे आपका आता है एडसेक।
एडसेक आता है आपका, एडवेक भी आप देखते हो, इसके अंदर बहुत सी जगह आपको एडवेक भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो एक ही है, एडसेक और एडवेक। अब एडसेक के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। देखिए पहले तो इसके बारे में अपन जो कुछ बातें हैं आपकी वो देखते हैं। आविष्कारक कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। एडसेक के आविष्कारक कौन है दोस्तों? आपके जॉन वॉन न्यूमैन है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एनईए कंप्यूटर की समस्या यह थी कि प्रत्येक नई गणना के लिए उसके तारों को क्या करना पड़ता था? नए प्रकार से कनेक्शन सेट करना पड़ता था। जितनी बार भी उसके अंदर कार्य किया जाता था तो उस कार्य को क्या किया जाता था दोस्तों? अलग अलग प्रकार से उन तारों को क्या किया जाता था? ऐड किया जाता था, जोड़ा जाता था उसके अंदर। तो इसके अंदर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपका जो एनईए जो कंप्यूटर था, अब उसके अंदर ये था, एनईए कंप्यूटर की समस्या ये थी कि प्रत्येक नई गणना के लिए उसके तारों को नए प्रकार से कनेक्शन सेट करने होते थे। इसके समाधान के लिए जॉन वॉन न्यूमैन ने ऐसा कंप्यूटर बनाया जो क्रियाओं के निर्देशों का एक प्रोग्राम स्टोर कर सकता हो। और वो कौन सा आ गया आपका? एनईए के बाद में एडसेक को आपके सामने ले आएंगे। अब एनईए में क्या हुआ आपको समझ में आई ये बात? दोबारा आप देखिए एक बार, एनईए में क्या किया गया कि जब भी काम किया जाता था तो नए सिरे से उसके अंदर जो तार थे उनको लगाया जाता था। एक बार काम करने के बाद में उसमें फिर से दोबारा से तारों को अनेक प्रकार से अलग रूप से लगाया जाता था, तो उसका विकसित रूप फिर तैयार किया गया। वो कौन सा है आपके सामने? एडसेक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका आपको जो मुख्य पॉइंट है वो एडसेक में कौन कौन से ध्यान में रखना है? एडसेक के जो आविष्कारक हैं जॉन वॉन न्यूमैन, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी है आपकी वॉन न्यूमैन ने सन 1947 में, इस सन को आप ध्यान में रखना, वॉन न्यूमैन ने सन 1947 में स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर आधारित एडवेक, मैंने अभी बताया था एडवेक भी बोला जाता है, एडसेक भी बोला जाता है, के सिद्धांत पर एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का विकास किया गया था। ठीक है, तो अब एडसेक का ही विकसित रूप आपका कौन सा आ गया दोस्तों? एडवेक आ गया। ठीक है, एडसेक का विकसित रूप कौन सा है आपका? एडवेक आया। इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब लेकिन कब? 1947 के अंदर इसको लाया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एडसेक के बाद में आपका आता है यूनिवेक। ठीक है, अब यूनिवेक जो थी उस मशीन यानी जो जिसको अपन कंप्यूटर बोल सकते हैं उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। वो देखिए यूनिवेक। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। 10वां जो आपका लास्ट है वो एक बार है, इसको अपन देखते हैं। यूनिवेक जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है, उसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यूनिवेक की। ठीक है, अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, यूनिवेक के बारे में। यूनिवेक के बारे में अपन पढ़ते हैं। यूनिवेक के अंदर क्या हुआ दोस्तों? यूनिवेक के अंदर 1951 के अंदर यूनिवेक आया। ठीक है, यूनिवेक को क्या होता है कि यूनिवेक को यूनिवर्सल ऑटो कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवेक था, उसके अंदर क्या हुआ कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। इसका आविष्कार कब किया गया? 1951 के अंदर इसका आविष्कार किया गया दोस्तों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 1951 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था। यह प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। इस बात को आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि यह प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, कि सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कब आया? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आपका 1951 के अंदर आया और आविष्कार इसका 1951 के अंदर आया। ठीक है, अब इसके बाद में आपका प्रथम कंप्यूटर जिसका उपयोग व्यापारिक सामान्य कार्यों के लिए किया जाने लगा, मतलब कि लोग इसको जो सामान्य जो व्यापारिक थे वो इसको काम में लेने लगे। तो इसके बाद में पूर्ण रूप से यहां से अपन बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से कंप्यूटर था वो लोगों के सामने आ गया और लोग उसको साधारण अपने काम के लिए यूज लेने लगे। मतलब व्यापारिक जो लोग थे वो और सामान्य कार्यों के लिए कंप्यूटर को यूज में आने लगा, वो 1951 के अंदर आपका सामने आने लगा। तो अपन ने यहाँ पर जो इन सब के बारे में पढ़ा है दोस्तों, अब अपन ने सीक्वेंस से इनके इतिहास के बारे में जाना है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो यूनिवेक अपना
लास्ट का आता है 10वां टॉपिक आता है इसके अंदर। अब मैंने आपको याद करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया ही है, वो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके सामने, ठीक है। इनके नाम है वो अपन दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आता है अबेकस आया, अबेकस के बाद में नेपियर बोन्स आया, पास्कल लाइन आई, डिफरेंस इंजन आया, एनालिटिकल इंजन आया, टेबुलेटिंग मशीन, सेंस टेबुलेटर आया, मार्क, एनिएक, एडसेक और यूनिवेक। अब देखिए दोस्तों, अपन ने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जान लिया। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानने के बाद में अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। कितने मुख्य रूप से जो कंप्यूटर आए वो अपन ने देखे कि कौन कौन से जो कंप्यूटर है कब तैयार हुआ, किसने कौन सी मशीन को तैयार किया, तब जाके अपने सामने एक पूर्ण रूप से कंप्यूटर बनके तैयार हुआ, जिसको व्यापारिक लोग और सामान्य लोग जो थे वो कार्य में लेने लगे। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक अपना, अब अगला अपना टॉपिक आता है वो आता है कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब आपको इतना तो पता है दोस्तों, बहुत बार सुना होगा कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। आप ध्यान में कीजिए, आपने शुरू से 10th में, 11th में या 9th में भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर की 5 ही पीढ़ियां होती हैं। प्रथम पीढ़ी होती है, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी। जो पंचम पीढ़ी आज अपन काम में ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, ठीक है। अब प्रथम पीढ़ी के बारे में अपन ने देखा होगा, अपन गूगल पे भी सर्च करके देखते हैं, बहुत सी बुक्स के अंदर अपन देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब बनके तैयार हुए, कब हमारे सामने आए, तो अलग अलग सन आपके सामने दिखाई देती हैं। तो आप अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1946 से 1955 के मध्य प्रथम कंप्यूटर आए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बनके सामने आए। जैसे गूगल पे देखा अपन ने, गूगल पे देखेंगे तो आप कहोगे कि गूगल पे आपको अलग मिलेगा, यूट्यूब पे आप बहुत से वीडियोस देखोगे उसके अंदर आपको 1946 से 1955 के मध्य नहीं मिलकर आपका मिलेगा, आपको अलग अलग सन के रूप में मिलता है। जैसे कि आपका मिलेगा आपको 1946 से 1955 मैंने बता रखा है, तो यहां आपको अगर आप देखोगे तो 1946 की बजाय अलग अलग 1943 भी मिलता है कहीं पर, ठीक है, 1944 भी मिलेगा आपको, अलग अलग सन्स में मिलते हैं। लेकिन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से 1946 से 1955 के मध्य आए थे। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे, उनके बारे में अपन जानते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या था। देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वे आकार में बहुत बड़े थे। जैसे माना जाता है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो अपने जो एक कमरा होता है, अपना एक हॉल होता है, उतने बड़े बड़े होते थे, जिनको काफी समय के लिए नहीं चलाकर मात्र कुछ ही मिनट वो कंप्यूटर चलता था। जैसे 1-2 मिनट चलाने के बाद में उसको वापस बंद कर दिया जाता था और उसको ठंडा करके फिर वापस उसको स्टार्ट किया जाता था और फिर 1-2 मिनट चलाया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी कार्य करने की जो गति थी वो बहुत ही स्लो थी और बहुत ही कम थी, उनकी कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम थी। तो अपन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला पॉइंट अपना आता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में आप विशेष तौर से ध्यान में रखोगे, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। दूसरा आता है आपका प्रथम पीढ़ी के अंदर कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बहुत ही कठिन थी। बहुत ही कठिन का मतलब है, एक तो इनके कार्य करने की जो गति थी वो बहुत ही स्लो थी, बहुत ही कम थी, और दूसरी थी इनके कार्य करने की जो कठिन का मतलब है कि ये जो भी कार्य करते थे वो एक कठिन रूप से करते थे, मतलब पूर्ण रूप से उसको सरलता के साथ में वो प्रदान नहीं कर सकते थे। अगला आपका पॉइंट आता है, इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर कौन सा था। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि प्रथम पीढ़ी थी उसका मुख्य कंप्यूटर कौन सा था। तो प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर था वो कौन सा था, आपका एनईएक था। इस बात को आप मुख्य रूप से ध्यान में रखना, एनईएक कंप्यूटर था। अब इसमें याद रखने वाली और पॉइंट वाली बात कौन कौन सी है। वैसे तो जो मैंने पॉइंट लिखे वो बहुत ही छांट कर, बहुत ही सोच समझ के एक एक, दो दो, तीन तीन जो पॉइंट लिखे हैं जो एग्जाम में आने वाले लायक होते हैं वे उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ज्यादा ना लिखकर मैंने पॉइंट, एक दो पॉइंट लिखे हैं जो एग्जाम से लेकर रिलेटेड हो, मतलब इंपोर्टेंट हो। अपन इसमें पढ़ते हैं, देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था।
पहली बात आपको याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1946 से 1955 के मध्य आए। दूसरा पॉइंट आपका हो गया, मान लो कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। और दूसरी फिर आपको बात ध्यान में रखनी है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग क्या थी, वो बहुत ही कठिन थी, बहुत ही कठिन थी, और इनकी कैपेसिटी भी क्या थी दोस्तों, बहुत ही कम थी। और तीसरा पॉइंट आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर कौन सा था, तो प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर आपका कौन सा था, ENIAC था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आई आपकी दूसरी पीढ़ी। ठीक है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन जिसको अपन बोलते हैं। अब ये कब आई दोस्तों, सेकेंड जनरेशन आपके कंप्यूटर की आई वो 1956 से 1965 के मध्य आई। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए दोस्तों वो 1956 से 1965 के मध्य आए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में देखो, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या काम लिया जाता था, वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी। ठीक है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में काम में ली जाती थी वैक्यूम ट्यूब, लेकिन द्वितीय जो पीढ़ी थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या काम लिए जाने लगे, ट्रांजिस्टर काम में लिए जाने लगे। ये एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए इसके अंदर क्या है, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, ये इस टॉपिक के जो है अपन पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के जो जनरेशन पढ़ रहे हैं, इनके अंदर क्या है कि आपसे इतना ही पूछता है बहुत बार कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, या प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी, द्वितीय पीढ़ी के अंदर कौन से कंप्यूटर थे, या द्वितीय पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या काम ली जाती थी, या डायरेक्ट ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर क्या काम में लिया जाता था। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर, प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी, द्वितीय पीढ़ी के अंदर थे आपकी सेकंड जो जनरेशन थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर काम में लिए जाने लगे। इसका भी जो आविष्कार किया, ठीक है, इसका आविष्कार किया वो किसने किया, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका आविष्कार पहली बात तो वो कहां पर हुआ। ठीक है, अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि द्वितीय पीढ़ी का आविष्कार कहां हुआ, बेल प्रयोगशाला में हुआ। द्वितीय पीढ़ी का जो विकास हुआ वो कहां पर हुआ, बेल प्रयोगशाला के अंदर हुआ। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा आपको यह ध्यान में रखना है कि किसने किया, तो इसका विकास किसने किया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का, जॉन बर्लिन और विलियम बी ने किया। ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखना, जॉन बर्लिन और विलियम बी शॉकली ने किया। ये नाम आपका थोड़ा हार्ड है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा आप इसको नाम को इतना याद रखना, जॉन बर्लिन और विलियम, इतना भी नाम अगर आप ध्यान में रख लोगे तो भी आपको फिर आ जाएगा, लेकिन अपन पूर्ण नाम ही पूरा ध्यान में रखते हैं कि जॉन बर्लिन और विलियम बी शॉकली ने किया। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया। इसके बाद में कहां पे किया वो मैंने आपको बता दिया कि बेल प्रयोगशाला में किया। ठीक है, अब इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से थे, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कौन से थे। तो इसमें आपके जैसे ICL 1901, IBM 700, ठीक है, ICL 1901 थे। ये जो कंप्यूटर थे ये सभी आपके कौन से थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है, आपके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए ये। अब अपन देखते हैं दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर अपन ने पढ़ लिया। इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी बात है कि प्रथम पीढ़ी के अंदर थे वो वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाने लगी, दूसरी पीढ़ी थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर काम में लिए जाने लगे। इसका आविष्कार द्वितीय पीढ़ी का किसने किया, जॉन बर्लिन और विलियम बी शॉकली ने किया। ठीक है, कहां पर किया, बेल प्रयोगशाला के अंदर किया। और अगला आपका इसका इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर उनके बारे में आपको पूछ सकता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला अपन चलते हैं तृतीय पीढ़ी। अब थर्ड जनरेशन के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड जनरेशन में क्या हुआ। ठीक है, थर्ड जनरेशन पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि कब से कब हुई, थर्ड जनरेशन 1966 से 1970 तक। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 1966 से 1970 तक जो थर्ड जनरेशन थी, मतलब अपनी तृतीय पीढ़ी थी, वो आई थी सबके सामने। ठीक है, कंप्यूटर की। तो अब इसमें मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं, तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या लिया गया, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरे में क्या लिया गया, आईसी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की जगह क्या काम में लेने लगे, आईसी का प्रयोग किया जाने लगा या आईसी को काम में लेने लगे। इस बात को ध्यान में रखना। ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर को देखिए, अगला पॉइंट देखिए आप, ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर को मिलाकर एक चिप बनाएगी जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आईसी किसे कहते हैं, तो आईसी किसे कहेंगे, ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर को मिलाकर एक चिप बनाएगी। एक चिप आज देखते ना अपन, छोटी चिप होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर को मिलाकर एक चिप बनाएगी जिसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आपका आता है कि यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते थे। अब देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आए वो काफी बड़े थे, उसके बाद में द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए वो आकार में थोड़े छोटे हुए, इसके बाद में तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए वो क्या हो गए, आकार में और भी छोटे हो गए। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह कंप्यूटर आकार में क्या होने लगे, छोटे हो गए। और अगला क्या है, गति में काफी तेज तथा अधिक विश्वसनीय हो गए। ये पॉइंट यहां से मतलब कंप्यूटर एक इस प्रकार से आने लगा कि आम इंसान जो इसको इनको काम में लेने लगे। तो इनमें क्या हुआ कि दूसरी बात, तो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए वो कुछ सस्ते आए, मतलब पैसों के हिसाब से थोड़े कम आए, सस्ते आए, जिससे लोग उसको आसानी से खरीद सकते थे। ठीक है, अब इसमें गति भी काफी तेज हो गई और अधिक विश्वसनीय हो गया था, मतलब कि इनका कार्य करने की जो गति थी वो काफी तेज हो गई। और दूसरी बात है, कोई भी जो कार्य करते थे वो उस पे क्या होता था, विश्वसनीय कार्य करते थे। मतलब विश्वास, मतलब कि जोड़ जो थे, कोई गुणा, मतलब कोई भी जो कार्य था कंप्यूटर से रिलेटेड वो क्या करते थे, विश्वसनीय कार्य करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इतना कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है। एक तो तृतीय पीढ़ी कब से कब, 1966 से 1970 तक आई। तृतीय पीढ़ी में क्या काम में लेने लगे, आईसी। आपकी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के स्थान पर तृतीय पीढ़ी में क्या काम में लेने लगे, तो तृतीय पीढ़ी में आईसी काम में लेने लगे, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को काम में लेने लगे। अगला टॉपिक आपको बता दिया कि जो आपसे पूछ सकता है कि आईसी क्या होती है, तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को मिलाकर जो चिप बनाई जाती है वो क्या होती है दोस्तों, वो आईसी होती है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर छोटे होते थे, इनके कार्य करने की गति काफी तेज थी और ये विश्वसनीय थे। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी के बारे में देखिए दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी कब से कब आई, मतलब फोर्थ जनरेशन कब आई, 1971 से 1985 तक आई। 1971 से क्या आई, 1985 तक आई। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर वीएलएसआई, ठीक है, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर तथा माइक्रोचिप का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब एक छोटी सी चिप तो आज अपन देखते हैं कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर लगाई जाती है, वो बहुत ही छोटी चिप जो लगाई जाती है, वीएलएसआई जो होती है वो लगाई जाती है, उसका प्रयोग किया जाने लगा। प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब आई, दूसरे में आपके ट्रांजिस्टर आई, तीसरे में क्या आई, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर के बाद में आपकी तृतीय पीढ़ी में क्या आई, आपकी आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आई, और चौथे में आपकी आ गई वीएलएसआई। ठीक है, और छोटी चिप, माइक्रोचिप, मतलब छोटी चिप इसके अंदर मदरबोर्ड में लगने लगी। और 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने माइक्रोचिप का आविष्कार किया, मतलब कि माइक्रोचिप 1971 के अंदर बनी, और बनने के बाद में इसको क्या किया, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड था उसके अंदर काम में लेने लगे, पूर्ण रूप से इसको लगाने लगे। इसके बाद में एडी रॉबर्ट्स द्वारा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन किया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे कि एडी रॉबर्ट्स द्वारा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन तैयार किया गया। ये आपके इसमें याद रखने की मुख्य पॉइंट है। अब अपन पढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी के बारे में। ठीक है, अब पंचम पीढ़ी के बारे में देखिए, पंचम पीढ़ी कब थी। पंचम पीढ़ी थी वो है 1985 से अब तक। आज अपन जो कंप्यूटर है, जैसे सुपर कंप्यूटर अपने हैं, पावरफुल जो कंप्यूटर हैं, वे सभी किसका हिस्सा है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों आज अपन ने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा है, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ी है उनके बारे में पढ़ा है। अब अपन कुछ क्वेश्चन है 4-5, उन क्वेश्चन के बारे में एक बार देखते हैं। पंचम पीढ़ी आपको पता है, इतना ध्यान में रखना, 1985 से अब तक जो काम में लेने लगे वो पंचम पीढ़ी है। अब कंप्यूटर से जो
रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपन पढ़ते हैं। मतलब इतिहास, आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड ही अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने इतिहास पढ़ा है। इतिहास के अंदर, कंप्यूटर के इतिहास के अंदर अपन ने 10 जो कंप्यूटर के इतिहास के जो मेन कंप्यूटर्स या मशीन जिनको अपन बोल सकते हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो अब प्रश्न देखिए दोस्तों, इसके अंदर प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न आता है आपका, वो देखिए, प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? इसमें प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपके सामने है। लूमिंग मशीन है, पास्कल एडिटिंग मशीन है, डिफरेंस इंजन और अबेकस है, आपके सामने ये आ रहे हैं। तो आप इनको देखिए। अब पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो कंप्यूटर या जिसको एक गणना यंत्र जिसको बोला जाता है, इसमें देखिए प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आया था आपका प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर? किसे कहेंगे अपन? अबेकस को कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? अबेकस हो गया, ठीक है दोस्तों। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा आया आपका? अबेकस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अबेकस के बाद में है ना डिफरेंस इंजन, पास्कल एडिटिंग मशीन, लूमिंग मशीन, ये सब, ठीक है। तो अपन इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बारे में देखिए, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ध्यान से याद कीजिए दोस्तों, अपन ने पढ़ा था और मैंने पॉइंट भी उसमें लिख रखा था कि विश्व मतलब प्रथम पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है उसके अंदर। तो ये लिखा था कि यूनिवेक है, वो क्या है आपका? पहला डिजिटल कंप्यूटर है। यूनिवेक क्या है आपका? पहला डिजिटल कंप्यूटर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखोगे। एक दो एग्जाम में मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? आपका यूनिवेक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं अपन, वो है प्रथम कंप्यूटर किसने बनाया? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है। प्रथम, मैंने बताया था कि यहां से कंप्यूटर का पूर्ण रूप से विकास होकर लोगों के सामने आया, या विकास होकर कंप्यूटर लोगों के सामने आया, ठीक है। मतलब पूर्ण रूप से कंप्यूटर तैयार होकर आया, वो किसने बनाया था? प्रथम कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? पितामह कंप्यूटर का किसे कहा जाता है? याद कीजिए, तो वो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, मॉर्कनी और चार्ल्स बेबेज। अपन डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं इसके, ठीक है, समय ना गवाते हुए। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर अबेकस का जापानी नाम क्या है? अबेकस का जापानी नाम क्या है? तो देखिए, ली काई चेन, गणक, सायोनारा, कोई नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, उसी आंसर को देखते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर वही पॉइंट अपने को अगर 4 ऑप्शन में से मिलता है तो अपन उसको देख पाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें डायरेक्ट अगर अपन आंसर को देखते हैं तो अगर एग्जाम के अंदर अपने को याद नहीं होता है और वो टॉपिक, वो क्वेश्चन रिलेटेड थोड़ा सा भी अपने को दिखता है तो डायरेक्ट उसी पे अपनी नजर जाती है और वो याद रहता है अपने को। तो इसमें देखिए, अबेकस का जापानी नाम क्या था? सायोनारा। अबेकस का जापानी नाम क्या था आपका? सायोनारा था, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं आपका, वो है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? अब मैंने बताया था पंच कार्ड का आविष्कार हुआ, ठीक है, आईबीएम कंपनी, टीएमसी कंपनी, अपन ने पढ़ा था ना, वे सभी पंच कार्ड कंपनी, मतलब टीएमसी ने पंच कार्ड बनाया, आईबीएम, टीएमसी का नाम चेंज करके फिर आईबीएम कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलीरथ, केविन, चार्ल्स बेबेज, जोसेफ मेरिक। किसने किया था दोस्तों? तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलीरथ ने किया था। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलीरथ ने किया था दोस्तों। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आता है वो क्वेश्चन आता है दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी, ठीक है, सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? मैंने बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से क्या काम में लिया जाता था दोस्तों? एक तो जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, मैग्नेटिक ड्रम हो गया। अब आप बताइए, देखिए थोड़ा सा माइंड में याद कीजिए कि प्रथम पीढ़ी में क्या आया था आपका? वैक्यूम ट्यूब आई थी। वैक्यूम ट्यूब के बाद में क्या आई थी?
ट्रांजिस्टर आए थे, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में क्या आए थे आपके? ट्रांजिस्टर आए थे। इसके बाद में आईसी आई थी ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, तीसरी पीढ़ी के अंदर, ठीक है। तो अपन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को ध्यान में रखेंगे तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से क्या काम में लिया जाता था? ट्रांजिस्टर काम में लिए जाते थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है तृतीय पीढ़ी के, मतलब तीसरी जनरेशन थी, उसमें क्या काम में लिया जाता था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, उनमें मुख्य रूप से क्या काम में लिया जाता था? ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा देखें, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो बताइए, ट्रांजिस्टर का किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का किया जाता था, आईबीएम का, वैक्यूम ट्यूब का। तो प्रथम पीढ़ी में क्या आए थे? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में क्या आई थी? ट्रांजिस्टर आए थे। और इसमें तृतीय पीढ़ी पूछ रहा है, तो तृतीय पीढ़ी में क्या आई थी आपकी? आईसी आई थी, इंटीग्रेटेड आई थी, ठीक है, जिसको अपन आईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इंटीग्रेटेड आईसी, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या आई थी? इंटीग्रेटेड सर्किट आई थी, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही, आगे की जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।